मुस्लिम आरक्षण का खात्मा भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाजपा मुस्लिम समुदाय के 4% आरक्षण को समाप्त करेगी और उसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में इस आरक्षण की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाएगी। भाई, आपका नेशनलिज्म अगर बहुत बड़ा मुद्दा है बीजेपी का, अगर तेलंगाना में वो समाज ताकतवर हो रहा है तालीम के जरिए, रोजगार के जरिए, तो देश को फायदा हो रहा है ना। क्यों नफरत करती है बीजेपी के मुसलमान डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एमबीए बने, पीएचडी करे, नर्स बने, टीचर बने, तहसीलदार बने, आरडीओ बने? खुश होना चाहिए ना उनको। भाई, जो कमजोर है वो ताकतवर हो रहे हैं। इससे आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बीजेपी को समझ नहीं आ रहा हमको। हाँ जी, राम राम भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम। तो ये सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकें हो जो 41 हमारे भाई बंधु जो टनल में फंसे हुए थे उनको बचा लिया गया है, बाहर निकाल लिया गया है। बहुत बहुत मुबारक, पूरे देश को मुबारक। और उनके जो लीडर थे गब्बर सिंह अंदर, वो सबसे बाद में निकले हैं, उनके जज्बे को सलाम। तो जी ये तो होगी बात। दूसरा, हमारी आपने देखा होगा वीडियो के स्टार्टिंग में कि हमारे जो योगी बाबा हैं उन्होंने बोला है कि मैं भाई धर्म के नाम पे आरक्षण ख़त्म करूँगा और मुस्लिम्स को जाति, अनुसूचित जनजाति, बैकवर्ड और इन सब में ला के उनको बेनिफिट मैं दूंगा। तो जी इस पे हमारे भाईजान भड़क गए हैं जिनका काम ही भड़कना है। आप जानते ही हैं वैसे भाईजान, वो भड़क गए हैं। उन्होंने भी बोला है कि भाई हमें तो दिक्कत हो रही है, मुसलमान कहाँ हो रही है तरक्की मुसलमानों की? तुम करने कहाँ दे रहे हो उनकी तरक्की? उनकी तरक्की तुम करने ही नहीं दे रहे। अच्छा जी, अब रूबिका लियाकत जी की बहस चल रही थी, डिबेट शो चल रहा था, उसमें ओवैसी जी के वो साइड वाले होते हैं नीचे लटकने वाले, वो बैठे हुए थे। तो जी उन्होंने, उनके तर्कों में वितर्क थे सारे, कोई तर्क ठीक था ही नहीं। वो चाहते ही नहीं है कि मुसलमान भाई लोग तरक्की करें। तो आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और फिर बात करते हैं। दानिश कुरैशी जी, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं हम संविधान में कही गई बात को आगे रख रहे हैं। धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं हो सका है और आप वहां पर अगर तेलंगाना में ऐसा आरक्षण दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। दानिश जी, देखिए रूबिका जी, मैं तो शुक्ला साहब से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि आर्टिकल 341 ने स्पेसिफिकली मुसलमानों को और ईसाइयों को उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने क्यों एक्सक्लूड कर दिया और वर्तमान कहलाती क्या कहते हैं देश की हितेच्छु मोदी सरकार ने अब तक उसे बहाल क्यों नहीं किया? अगर आप उस पर बहाली कर देते तो ये हालात ही नहीं बनते। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। मामू के लिए तो सब आप तेलंगाना में तो आप देख रहे हैं तो हम तो साफ तौर पर खुले मन से काम कर रहे हैं किसके साथ में और किसके विरोध में। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो आपको समूचे तेलंगाना में नजर आ रहे हैं। पूरे देश में उनकी राजनीति एक ही है। मुझे बताइए कि क्या बदलाव है उस पॉलिसी में? आप संविधान की बात करते हैं तो 341 में जो नोटिफिकेशन इश्यू कर रखा वो पाबंदी लगा रखी है, मुझे बताइए कि क्या वो संविधान का हनन नहीं है? शुक्ला जी उस पे क्या कहेंगे? पूछिए उनसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कुरैशी हूँ। कुरैशी का जो काम है वो कसाई खाने से ओबीसी में आप ऑलरेडी होंगे ना? बताइए, सुनिए, आप ओबीसी में होंगे ना, तो भी सर आरक्षण लीजिए, मजे कीजिए। इंटरप्ट मत करिए। आप बोल रहे थे, मैं खामोश था, सुन लीजिए। अब सवाल यहाँ आके ये खड़ा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करे जाए तो उनके पास तो एक भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान कोई है। अगर हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात आए तो दानिश कुरैशी उस सीट पे क्यों नहीं लड़ सकता जिस सीट पे आप लड़ सकते हैं? बताइए आप, ये क्या संविधान का हनन नहीं है? बीजेपी के साथ सेटल कीजिए ना कि आपको क्यों वो नहीं दे रहे हैं। आप आरक्षण क्यों घुसना चाह रहे हैं? हम संविधान के आधार पर सेटल करेंगे, बीजेपी से क्यों करेंगे? बीजेपी, आप ये बताइए, 1950 का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर तो बाबा साहब उस समय लॉ मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट के अंदर आप नहीं आ सकते हैं। अरे सुनिए मेरी बात, कहां छुआछूत हो रहा है? नोटिफिकेशन तो नेहरू की सरकार ने इश्यू किया था। उसमें बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे। नहीं, बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे, लॉ मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन है। मैं इसीलिए तो आपको कह रहा हूं ना कि आप मुझे ये बताइए कि मुसलमानों का पूरे देश में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है जिसकी जवाब दही हमारा देश संविधान करता है, बताइए मेरे हक के जो वायलेशन हो रहे हैं। एक सेकंड सुनिए ना, ये तो आसान तरीका आप लोग अपना रहे हैं ना। अभी शुक्ला जी ये बता रहे हैं कि उस वक्त की स्थिति जो देखी गई थी उसमें इस स्टेट के मुसलमान तो बड़े सेठ किस्म के मुसलमान हुआ करते थे। वहां हैदराबाद के मुसलमानों को कोई कमी पेशी थोड़ी थी और आज भी कोई कमी पेशी थोड़ी है। किस बात का आरक्षण आपको चाहिए? आरक्षण मिलता है उनको जिनकी जो संपूर्ण रूप से या एक अच्छे तरीके से बाकी सारे लोगों के बीच में नहीं जा पाते हैं। सम
मोदी यादव है, चाहे वो मस्जिदों में आपको जाने से रोका जा रहा हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाने से रोका जा रहा हो, नौकरियों में। आपको एक IT पार्क चाहिए, क्यों चाहिए भाई मुसलमानों को, और वहां पे हिंदू काम नहीं करेगा। तो इस लिहाज से तो किसी भी हिंदू फैक्ट्री में जिसका मालिक हिंदू है वहां पे मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए। फिर आप कहेंगे हाँ मुसलमानों के साथ गड़बड़ी हो रही है, क्यों होना चाहिए? आप प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे क्यों नहीं बोल पा रही, क्यों घबरा रही हैं आप? मुझे ये मैं कहां घबरा रही हूं, मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूं आपसे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक बताइए आप, चलिए बताइए आप आपकी गलती है ना, प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन कहां है? आप मुझे ये बताइए कि मुसलमानों का पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? बताइए तो आप। संविधान का अपमान तो जी ये चाहता है कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। मतलब ये क्या पूछ रहा है कि क्यों बीजेपी में मुसलमान लीडर क्यों नहीं है। ओ भाई, किसी भी पार्टी में ज़मीन से लगना पड़ता है, ज़मीन से पहले जाके पोस्टर लगाने पड़ते हैं, फिर वहाँ पे पब्लिक को लेके आना पड़ता है, तंबू लगाने पड़ते हैं, धीरे धीरे करके कोई लीडर बनता है। अगर तुम बीजेपी से जुड़ोगे ही नहीं तो फिर बीजेपी तुम्हारे को कैसे लीडर बना देगी भाई? सिर्फ तेरे को उठा के लीडर बना दे, तू AIMIM के लीडर हो तुम, तुम्हारे को उठा के बीजेपी अपने पास लीडर बना दे क्या? मतलब किसी भी पार्टी से पहले ज़मीन से जुड़ना पड़ता है भाई, पहले पोस्टर लगाने पड़ते हैं, पहले लोगों के पैर छूने पड़ते हैं, पहले लोगों को दुआ सलाम करना पड़ता है, तब जाके वो धीरे करके एक नेता बिल्ड होता है। ये मतलब ये चुतियापा जो है ना तुम्हारा, ये तुम नेशनल टीवी पे बैठ के ही करते रहते हो बस, और कोई काम नहीं तुम्हारा। ये मेरे पास भारत का संविधान है सर, रूबिका जी, और ये भारत के संविधान के सर, रुक जाइए, सुन लीजिए आप। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। दानिश कुरैशी जी, ये मेरे देश का संविधान कह रहा है, समता का मौलिक सिद्धांत है। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताइए कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार को नोटिफिकेशन क्यों लगाना पड़ा? आधार तो ये कह ही रहा है, बिल्कुल हम यही तो कह रहे हैं कि यही आधार होना चाहिए, तो फिर आपको नोटिफिकेशन क्यों लगाना पड़ा? पावर स्टेट को ही देंगे ना भाई। देखिए इंटरप्ट मत करिए। आप आर्टिकल 341 गलत आप उसको जो है इंटरप्रेट कर रहे हैं। दानिश जी जवाब जी देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि आप मुझे ये समझा दीजिए कि अभी शुक्ला साहब कह रहे थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कैंडिडेट कितने उतारे ये बताइए, आपके पास है मुसलमानों का लिस्ट? नहीं है, तो आप नहीं चाहते तो ऐसे नहीं चलेगा। रूबिका जी मैं नहीं चर्चा करता इस तरह से मच्छी बाजार खोलेंगे तो मेरा काम नहीं। मच्छी बाजार है, आप जानते हैं दानिश भाई, दानिश भाई, डू नॉट गेट एजिटेटेड। यहाँ पे कोई एक दूसरे हर बार बीच में हर बार मौका दे रही है, यही तो मुखालिफ है हमारी, का स्पेशल प्रिविलेज क्यों दे रही है? मैं किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी सिर्फ 2 बार इस बीच बोल चुके हैं। मैं अपनी बात, अनंत विजय अपनी सिर्फ ओपनिंग में बात बोल चुके हैं। सुन रहा हूँ और मैं फिर अपनी बात को कहता हूँ। कहिए ना फिर, मत प्ले कीजिए ना, आप जो चीख रहे हैं। अब मुझे अवस्थी को भी ऐसे ही चीखना चाहिए, अनंत विजय को भी ऐसे ही चीखना चाहिए, आकाश को भी ऐसे ही चीखना चाहिए कि मुझे जगह नहीं मिली, मुझे मौका नहीं मिला। अब मैं 30 सेकंड आपको अनइंटरप्टेड दे रही हूँ, अपनी बात रखिए, बस रिलैक्स ना, बस रिलैक्स बाबा, बोलेंगे तब ठीक है। हाँ बोलिए। तो शुक्ला जी से ये पूछ लीजिए कि कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन्होंने उतारे, कितने MLA इन्होंने उतारे? गुजरात में तो एक MLA नहीं दिया, एक काउंसिलर नहीं दिया इन्होंने, केंद्र में इन्होंने कितने उतारे? कुछ भी नहीं। तो दिक्कत ये है कि आप बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या इस देश में जिन लोगों की आबादी है उनके प्रोपोर्शन की अगर पार्टियों की तरफ से इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा तो आप बताइए किस तरीके से प्रोपोर्शन उनका बनेगा? आप पॉलिटिकल पार्टी में नहीं देंगे, आप प्रोपोर्शनल कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे बात नहीं करेंगे, आप ये चाहेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता रहे, उनकी पॉलिसी में ये है, तो फिर आप मुसलमानों को तो चाहते क्या है? मुसलमानों से पूछिए, इनसे शुक्ला जी से जवाब नहीं मिलेगा उनको। मुसलमान से आप लोग चाहते क्या है? ये सवाल मैं पूछूं, और मुसलमान इनको वोट ना करे चल जाएगा, ये सिर्फ देते रहे, मुसलमान का हाथ यूं रहेगा, तो आप कहिए ना, और बाकी सब हाथ यूं रखेंगे। मुसलमानों को वोट नहीं देंगे। सुनिए रूबिका जी, दानिश भाई, मैं आपसे अब एक सवाल पूछूं, उसका जवाब दीजिए। आप ये चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ लूटे, मुसलमान सिर्फ ले, देने की स्थिति में मुसलमान ना रहे। हम जैसे ही हमसे कुछ मांगा जाएगा हम कहेंगे अरे बेचारे हम गरीब, हम मजलूम, देखो ये हमसे मांग रहे हैं।
है ना, आप यही चाहते हैं ना। ये है कि आपकी ये दोहरी बात है, भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी आपको यहाँ नजर आती है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि 150 करोड़ की जो आबादी है वो प्रधानमंत्री जी जो है आरक्षण का मामला नहीं, मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ मैं, मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ। दानिश भाई मेरा सवाल क्या है? वोटर जो होता है ना, वोटर जो होता है, नहीं वोटर जो होता है ना, वोटर्स होता है, आपको वोट मिले या ना मिले, लेकिन आप अपना बिल्कुल मतलब आप मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने इस देश में क्या प्रधानमंत्री को वोट नहीं दिया तो क्या उनसे मतलब मुखालिफ हो जाएंगी? नहीं है ना, आप यही तो कह रहे हैं, मुखालिफ नहीं है ना, तो कहाँ है बताइए ना, तो उनको भी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, पूछिए उनसे, है ना, अरे पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन क्या है वो तो पूछिए। अब मेरी बात सुनिए, आप मुझे ये बताइए कि मुसलमान, आप क्या कह रहे हैं, मुसलमानों को बीजेपी को वोट नहीं करना चाहिए, लेकिन बीजेपी उनके लिए सब कर ले, है ना। असद ओवैसी वाली सीट से एक मुसलमान, जो जीतने वाली सीट है, जो विनेबल सीट है, वहां से आप एक मुसलमान को नहीं, एक हिंदू को उतारिए ना। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के, हमारी 350 सीटें 300 सीटें हैं हमारी, नहीं असद ओवैसी प्रधानमंत्री नहीं है, इसलिए वो विनेबिलिटी वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री विनेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो नहीं। गजब है, आप ठेका लेके बैठे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ठेका लेके बैठे हैं। मैंने तो ठेका लिया है आप जैसे लोगों को एक्सपोज करने का, और मैं बहुत ओपनली कहती हूँ, मैंने आप लोगों का ठेका लिया हुआ है, आपको मैं बेनकाब करूंगी, एक नहीं, दो नहीं, 10 बार करूंगी। रुबिका जी हमारा, दानिश भाई आपसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप मुसलमानों को अगर इस तरीके से डराते रहेंगे और कहते रहेंगे देखो तुम्हारा काम नहीं हो रहा, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, और सारी मलाई आप लोग खाते रहेंगे हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो मैं आपको एक्सपोज करूंगी। हाँ तो जी भाई लोगों, वीडियो तो हो गए यहाँ पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ बातें समझ आई होंगी। अभी तो इनकी पार्टी का कोई वोट शेयर नहीं है, कोई ऐसे कोई बड़ी पार्टी नहीं है, तब इनके यह हालात हैं। अगर इनके मंसूबे हों कि ओवैसी प्रधानमंत्री बन जाए, जाहिल आजम प्रधानमंत्री बन जाए, तो ये क्या करेंगे आपके साथ, हमारे साथ और अपने ही मुसलमान कम्युनिटी के साथ। अभी इतनी हालत ख़राब कर रखी है उनकी, ना तो उनको सोचने देते हैं, ना उनको समझने देते हैं, कुछ नहीं, बस भड़काना। बहुत बड़ा सूतिया, बड़े वाला ये दायां या बायां, लेकिन है बड़े वाला थोड़ा सा। तो ये मतलब बोलने की तमीज़ नहीं है, नेशनल टीवी पे बोलना है, भड़कना है और भड़काना है। मैं तो भड़काऊँ भाई जानू भाई, मैं तो सबको भड़काऊँगा। तो जी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।